एक सवाल जो अक्सर हमारे जहन में आता है, भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों ने अपनी यात्रा लगभग एक ही वक्त पर शुरू की, लेकिन आज तीनों में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। यही वो बड़ा सवाल है ना? तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि पिछले 75 सालों में इन तीनों देशों ने कौन-कौन से रास्ते अपनाए और वो रास्ते इन्हें आज कहाँ ले आए हैं। तो शुरुआत करते हैं चीन से, एक ऐसा देश जिसने विचारधारा के बजाय व्यावहारिकता मतलब कि प्रैग्मैटिज्म को चुना, और यकीन मानिए इस एक फैसले ने उसकी पूरी तकदीर ही बदल कर रख दी। अब देखिए, चीन ने क्या किया। उन्होंने अपनी भाषा मैंडरिन पर फोकस किया। इससे हुआ ये कि उनकी पूरी की पूरी वर्कफोर्स को ताकत मिली। दूसरी तरफ भारत, हमने अंग्रेजी पर ज्यादा जोर दिया, जिससे अनजाने में ही सही हमारी एक बड़ी आबादी उस रेस में पीछे रह गई। और सिर्फ यही नहीं, एक और बहुत बड़ा फर्क है। चीन में फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन मतलब काम करने वाली महिलाओं की संख्या आसमान छू रही है, और भारत, इस मामले में हम काफी पीछे हैं। और शायद सबसे बड़ी बात यह है, चीन के अंदर एक झूठा अहंकार नहीं था। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा है, दिखावा नहीं, काम करो, सिर्फ नतीजों पर, रिजल्ट्स पर फोकस। और शायद यही उनकी इतनी तेज ग्रोथ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। चलिए अब रुख करते हैं पाकिस्तान का, और यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। ये कहानी है चूके हुए मौकों की और उन समस्याओं की जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की अस्थिरता की कहानी तो उसके जन्म के साथ ही लिख दी गई थी। सोचिए, देश का बंटवारा, फिर जिन्ना की अचानक मौत, इन सब घटनाओं ने एक ऐसे भविष्य की नींव डाल दी जो शुरू से ही डामाडोल था। और फिर आया साल 1971, और ये नंबर 93,000। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या है जिन्होंने सरेंडर किया था। ये सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, ये एक पूरे देश की नाकामी का सिंबल बन गई। और इन सब के पीछे की सबसे बड़ी वजह वो है एन आर्मी विद अ स्टेट, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां सेना देश की सेवा नहीं करती, बल्कि देश ही सेना की जागीर बन जाता है। और जब ऐसा होता है तो देश का विकास होना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन रुकिए, पाकिस्तान की ये कहानी सिर्फ उसके अंदर की नहीं है। ये तो एक बहुत बड़े, एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड का हिस्सा है, एक मोहरा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी सामने आती है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जो सुपर पावर्स हैं वो जानबूझकर अपने दुश्मनों के लिए एक और दुश्मन खड़ा करती हैं? जैसे अमेरिका के लिए कहा जाता है कि वो भारत को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, या चीन अमेरिका को उलझाए रखने के लिए नॉर्थ कोरिया का इस्तेमाल करता है। क्यों? ताकि सब उलझे रहें और हथियारों का बाजार चलता रहे, एक ऐसा संघर्ष जो कभी खत्म ही ना हो। तो इन सब चीज़ों को देखकर जो सबसे बड़ा सवाल मन में आता है वो ये है कि क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं? शायद नहीं। और इसका जवाब इस एक मशहूर कहावत में है कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा ये तो नहीं पता, लेकिन चौथा विश्व युद्ध पत्थरों और लाठियों से लड़ा जाएगा। मतलब अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कुछ बचेगा ही नहीं, और इतना बड़ा रिस्क शायद ही कोई लेना चाहेगा। चलिए, इस ग्लोबल गेम से जरा हटकर अब वापस अपने देश भारत पर नजर डालते हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं ना, वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही हैं। कहा जाता है कि भारत एक देश नहीं बल्कि दो देश हैं जो एक साथ रहते हैं। एक अमीरों का भारत है जहां प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट अस्पताल हैं, हर सुविधा मौजूद है। और फिर है एक गरीबों का भारत जो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों पर निर्भर है, जहां अच्छी देखभाल के लिए लंबा और कभी-कभी जानलेवा इंतजार करना पड़ता है। इसे समझने के लिए ये एनालॉजी बिल्कुल सही है। सोचिए, आपने एक रेसर का पैर तोड़ दिया और दूसरे को और मजबूत बना दिया, और फिर दोनों को एक ही रेस में दौड़ा दिया। जाहिर है ये नाइंसाफी है। और यही कहीं ना कहीं भारत की अंदरूनी सच्चाई है। और एक और अंदरूनी चुनौती है हमारी डिजिटल दुविधा। हम डिजिटल इंडिया से ज़्यादा एक डिजिटल यूज़र हैं। मतलब हम गूगल, यूट्यूब जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह निर्भर हैं। चीन को देखिए, उसने अपना पूरा डिजिटल इकोसिस्टम खड़ा कर लिया, लेकिन हमने नहीं किया। और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक कमजोरी है। तो इन सब बातों के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? बात आकर रुकती है एक टकराव पर, फिलॉसफी और रियलिटी के बीच का टकराव।
मतलब हमारी सोच और असल दुनिया के बीच का फर्क। भारत का जो एक ऐतिहासिक दर्शन रहा है नॉन अग्रेशन का, मतलब किसी पर पहले हमला न करने का, सवाल ये है कि आज की दुनिया में जहां दूसरे देश अपने फायदे के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार हैं, क्या हमारी ये फिलॉसफी एक कमजोरी बन सकती है? तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, रियलिस्ट्स यानी यथार्थवादियों की इस दुनिया में क्या कोई देश आइडियलिस्ट यानी आदर्शवादी बने रहने का जोखिम उठा सकता है? आखिर आगे का सही रास्ता क्या है?